शादी हो गई तो आइडिया हो गया कि यार बीवी भी क्लाइंट है। उससे हर बच्चा आर्टिस्ट पैदा होता है लेकिन सोसाइटी उसके अंदर का आर्टिस्ट मार देती मुझे तो टाइटैनिक देख के पेंटिंग का शौक हुआ था। है। आप, मैं, हमजा भट्टी, कोई और जो भी लोग कहीं ना कहीं मार खा के कुछ ना कुछ बने हैं, कहीं तक पहुँचे हैं, उसमें हमारे उन उस्तादों का बहुत पार्ट है जिन्होंने एक्चुअली हमारी नेक्स्ट लेवल गंदी की है। स्कोप ही लड़कियों का हमारा तो है ही नहीं। कंजर खाना पड़े है। उनको भी प्रैक्टिस करने चलना, तो स्टेज पे मुजरे करेंगे। एग्जैक्टली। मैं अलहमरा में प्ले हो रहा है, मैंने अपने रिश्तेदारों में ना शॉपर फाड़ दिए कि भाई तो जो है ना क्या करने वाला है। मतलब ये हालात थे कि मैं अपनी शादी के बाद हनीमून पे नहीं किया कि यार नहीं चीज़ें से अफेक्ट हो रहा है। पहला दिन था, मुझे आज भी याद है कि मेरी ना टांगें कांप रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बीटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट मुस्लिम। दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं, बिलीव करें जब मैं इस्लामाबाद आया था तो जो मैंने पहला नाम सुना था वाज बिन दाऊद एजेंसी, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जरा एड शेड से था, एड छोटी मोटी एड्स में ही बनाता। तो मैंने पूछा यार इस्लामाबाद में ना कोई बताओ बड़ी बड़ी एजेंसीज कौन कौन सी हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं। तो उनमें से एक जो नाम मेरे पास आया था वो बिन दाऊद का था। तो मैंने कहा यार ये उनका मैंने काम देखा जाके तो मुझे वाकई बहुत पसंद आया। तो मैं कहा यार ये इस बंदे से मिलना है, इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। एनी हो, मैंने अपना काम शुरू किया, फिर मैं सोशल मीडिया पर आ गया और साथ साथ अपनी एजेंसी भी ग्रो करता गया। तो इस दौरान हमारी मुलाकात हुई। हमारे जो आज के गेस्ट हैं ही ओन्स एन एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी बिन दाऊद के नाम से। तो आज उनके जो सीईओ हैं जिब्रान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती इतने क्रिएटिव बंदे हमारे पास आज आए हैं। तो इनसे ज़रा आज हम इंडस्ट्री की बातें करेंगे, दिल की बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे ये बड़े बड़े क्लाइंट्स कैसे घेरते हैं और हम कैसे घेर सकते हैं, और क्या फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का, और कैसे आप एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट को एक ब्रांड बना देते हैं थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। तो ये इंसाइट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। सर जिब्रान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ऐसे, लेकिन आपने जहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा ठीक है। तो अच्छा। उसके बाद एक पॉइंट में जब आपने मार्केटिंग एजेंसी कह रहे हैं ये देती है। क्या बोलूँ, एडवर्टीजमेंट? सो हाँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी या क्रिएटिव एजेंसी या क्रिएटिव स्ट्रेटजी पार्टनर कह सकते हैं। ठीक, क्रिएटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो ऑफ अ वो ब्रांड। वाली चीज़ ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आपको वो क्योंकि marketing राजा तो- राजा बाजार वाली फीलिंग आई कि हाँ, ये मतलब देखो मार्केटिंग तो हर दूसरा बंदा जो है ना वो बेचने वाला कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ बेच ही रहा है। तो वो एक बड़ा अजीबोगरीब वर्ड हो जाता है कि यार ये मार्केटिंग। अभी मैंने एक पॉडकास्ट भी किया वो पिंडी बॉय के साथ। उसके पूछा ना कि तुम्हारा काम क्या करते हो, कहता है मैं सीनियर सेल्स मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। एग्जीक्यूटिव मैं कहा क्या करते हो? उसने कहा जी वो समीना बुटीक पे बाजी आ जाए, नए सूट आ गए हैं सेली को जलाने वाले। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हमारा काम क्रिएटिव स्ट्रेटेजी वाला है। अच्छा तो वो थोड़ा सा फ़र्क है, एक थिन लाइन है जो कि ना आज तक क्लाइंट को समझ आ सकी है और मुझे कभी भी लगता है मेरी टीम को भी समझ नहीं है। हाँ, जैसे वो कहते हैं बहादुर बेवकूफ़ी में एक ब्रेक लाइन होती है ना, बस वही ब्रेक लाइन वही है। बड़ी लाइन चल रही है। अच्छा, ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप इस फील्ड में कहाँ से किसी ने धक्का दे दिया कि खुद जानबूझकर आपका ड्रीम था, या हालात आपको यहाँ पर ले आए? धक्का तो दिया घर वालों ने दिया। अच्छा। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड मेरा बहुत कमज़ोर है। कमर में अक्सर दर्द रहती है तो ये मसला है। बचपन की नादानी है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि बेसिकली तो मेरी ख्वाहिश स्टार्ट से ना, बहुत स्टार्ट से ये थी कि मुझे ऑन स्क्रीन आना है या मुझे फिल्म बनानी है। ओके। तो वो स्टार्ट में नहीं होता, आप टाइटैनिक देखते हैं आप कहते हैं डायरेक्टर कौन था। ठीक है, तो मैंने ये वाली फिल्म डायरेक्ट कर सही है। नहीं, मुझे तो टाइटैनिक देख के पेंटिंग का शौक हुआ था। हाँ, कुछ को पेंटिंग का हुआ, कुछ को हुआ कि मैं नहीं यार ये वाली फिल्म बनानी है, पेंटिंग तो कोई भी बना लेता। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। तो आपने सोचा मैंने टाइटैनिक बनानी है? हाँ, तो मैंने उस पर सर्च किया तो पता चला कि यार जेम्स कैमरॉन और ये वो, तो आई वाज लाइक यार लेजेंड्स, ये गेम है। ठीक है, तो मैंने कहा यार ये करना है और एक गोल रखने की ज़रूरत है कि जिसको टच किया जा सके ना किया जा सके, एटलीस्ट उसके रास्ते में कुछ कर देंगे। ठीक है, तो वो गोल, इफ यू शूट एट स्टार्स यू एटलीस्ट लैंड ऑन द मून। तो वो गोल एक समवट ना अपने जेन में ये बना लिया है कि यार एज अ फिल्म मेकर ग्रो करना है और ऑस्कर लेना है जाके। ठीक है, फिर एक पॉइंट आया मुझे पता चला बेचारे जेम्स कैमरॉन को नहीं मिला। ठीक है, मैंने कहा इतनी एफर्ट कर रहा नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा? ये पाकिस्तानी की खासियत है। कहते हैं ना कि दूसरे मुल्कों में कहा जाता है कि इफ़
you if no one can do it, you must do it. If he can do it, you can also do it. इस तरह का कहते हैं ना, ये पाकिस्तानी कहते हैं, ये ओ को नहीं होता साड़ी को कहते हैं। ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है, नहीं हो। एग्जैक्टली। तो खैर जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ तब तक मैं फिल्म की डिग्री में घुस चुका था। अच्छा, राइट। और मैं फिल्म की डिग्री हो रही है और उस दौरान ये होता है कि उस टाइम पे ना मेरे मास्टर्स चल रहा था शायद फिल्म का। तो उस टाइम पे ना फिल्म आई जेम्स कैमरॉन की थी एवतार, एक्सट्रीमली नेक्स्ट लेवल फिल्म और पता नहीं क्या क्या। दूसरी तरफ जेम्स कैमरॉन की बीवी ने, जो कि उससे डाइवोर्स हो चुकी थी उस टाइम तक, उसने एक और फिल्म बनाई। अच्छा। वो थी बम धमाके पे, लोगों का खून खराबा और ये वो फिल्म ऑस्कर ले गई। ठीक है, तो आपका और दिल टूट गया। मैंने किया स्कोप ही लड़कियों का, हमारा तो है ही नहीं। अच्छा खैर, अब चलते रहे। तो जब मेरा मास्टर्स का थीसिस था ना, तो उस पर हमने फिल्म बनानी थी। तो मैंने उस टाइम पे फिल्म जो बनाई वो डेफिनेटली उस टाइम मेरे जो HOD थी नवीद शहजाद, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया। आपकी बात काट रहा हूँ, कहाँ से किया आपने? BNU से किया, ओके। तो बेगन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मेरा दूसरा बैच था पाकिस्तान का जिस उस टाइम पे, और बड़ा मुश्किल था घर वालों को कन्विंस करना कि मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो कहते थे कि कंजर खाना खोले आए। ऐसे देसी फैमिलीज, यू नो। अच्छा, तो उस टाइम पे ये हुआ कि जब मैंने फ़िल्म बनानी थी अपनी थीसिस की, तो उसमें मैंने ये टॉपिक चूज़ किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टार्ट से कीड़ा ये था कि यार मैं स्टार्ट से एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना चाह रहा था। और एक स्टेटमेंट भी है बड़े आर्टिस्ट लोगों की, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं इस वक्त याद, कि हर बच्चा आर्टिस्ट पैदा होता है लेकिन सोसाइटी उसके अंदर का आर्टिस्ट मार देती है। तो फिल्म का लबो लुबाब जो है ना वो यही था कि यार ये फिल्म है कि बच्चा है, उसका ग्रोथ दिखाई है स्टार्ट से लेके बड़े होने तक। तो उसमें डेफिनेटली बड़े होने तक 4 5 6 रोल दिखाए हैं इसी एक ही करेक्टर के। ठीक है, वो फिल्म की जूरी पे आए शोएब मंसूर साहब, सैयद नूर साहब और मुनीज़ा हाशमी। तो वो जूरी वगैरह हुई एंड सारा कुछ। तो उस जूरी में उन्होंने उन्होंने कहा यार आपकी जो है ना हमें बड़ा मज़ा आया है चीज़ देख के सारा कुछ। एक सवाल है, ये जो आपने करेक्टर बीच में कोई 5 6 दिखाए हैं, छोटा बच्चा एक 6 महीने का, उसके बाद उससे बड़ा, ये सारे आपस में कोई रिलेटिव थे? तो मैंने कहा नहीं। तो इनकी शक्लें कैसे मिलती थी? तो मैंने कहा मुझे ना कीड़ा है कि डिटेल में जाके काम करना है। तो मैंने वो शक्लें भी एक जैसी तलाश करने की कोशिश की। ये तो बड़ी अजीब बात है, तो आपने बच्चों से एक्टिंग कैसे कराई? मैंने कहा बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन था कोई ना कोई, किसी को लालच दिया, 6 महीने के बच्चे को फीडर दिखा के कोई चीज़ कराई या जो भी किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़ा गुड सीन है। तो शोएब मंसूर साहब ने कहा कि आपकी मतलब दिखाई दे रहा है कि ना डायरेक्शन स्किल्स अच्छे हैं, तो इस तरफ जाओ। ठीक है, अब मैं फैसलाबादी नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन अंदर से ना एक जागा करता था, अभी भी समटाइम्स जागता है, जो क्लाइंट बेचारे को भी शर्मिंदगी होती है कभी कभी। तो वो एक हुआ, तो मैंने उस टाइम उनको ना एक ऐसे ही शोगल में एक बात इस तरीके से कन्वे की, क्योंकि डेफिनेटली लेजेंडरी आदमी है, उस्ताद हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप 5 साल बाद फिल्म बनाते हैं तो हम क्या करें, हम कहाँ से सीखें डायरेक्शन? अच्छा, तो ये एक्चुअली इसमें फैसलाबादी वाली बात नहीं थी, ये एक रियलिटी चेक ये था जो reality check आपने था, दिया है, और इट मस्ट हैव हर्ट हिम प्रॉबेबली। लेकिन आई फील लाइक कि जो उन्होंने उस वक्त बात कही ना, आज मैं उस बात से बहुत रिलेट करता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो इस टाइम पे ना बात करना आपके लिए आसान है, ये पॉइंट, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप मार्केट में आओगे ना, तो आपको क्लैरिटी होगी कि कितने हर्डल्स हैं। उन्होंने मुझे कहा यार मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि ठीक है फिल्म नहीं बन रही पाकिस्तान में, या ड्रामे अच्छे शायद नहीं बन पा रहे। उन्होंने कहा यार थिएटर ज्वाइन करो। थिएटर, अब उस टाइम पे हमारे जेहन में थिएटर होता था कि यार वो औरत नाच रही होगी, 4 लोग पैसे फेंक रहे होंगे, वो स्टेज ड्रामा टाइप, कमर्शियल थिएटर से कहते हैं। शोएब मंसूर साहब ने जब ये बात की ना कि थिएटर वाला, तो मैं भी सरप्राइज़ हुआ कि यार मतलब मैं बात कर रहा हूँ फिल्म की, ये बात करें थिएटर की, तो क्या ताल्लुक है? तो बड़ा एक मेन ताल्लुक उस चीज़ का ये है कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जाके आपने जब स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो उसमें आपके पास रीटेक का माजन नहीं है। ठीक है, उसमें आपने लाइट स्ट्रॉन्ग सीख लेते हो, आपको ऑन स्टेज आके पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक को फेस करने का जो फियर है वो ख़त्म हो जाता है। होते रीटेक नहीं है, राणे ने जो कहता हो जो कह देता वो कह देता। हाँ। अच्छा, आप थिएटर आपने ज्वाइन किया, थिएटर के बाद दोबारा फिर आप कैमरा के पास कैसे आए और कैसे आपने एक एजेंसी का जो है ना आगाज़ किया? मुझे एक ख्याल उस टाइम पे ये आया कि यार सब ठीक जा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या मुझे थिएटर आर्टिस्ट बनना है या मुझे टीवी आर्टिस्ट बनना है या क्या करना है? ठीक है, अगर मुझे वापस फिल्म की तरफ जाना है तो मुझे अब अगला एक्सपोजर तलाश करना है कि जिसने मुझे उस रास्ते पे लेके जाना है। उससे मेरी जॉब हुई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो अब जब मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ आया तो मुझे आइडिया हुआ कि यार मैं तो अपनी फिल्म की डिग्री को राइट यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ।
वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया, उसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में फिल्म्स, वो एड फिल्म्स बनती थी, वो बनानी शुरू की। बहुत छोटे छोटे रोल में काम किया। इवन ये कि एक मायरा ख़ान के साथ भी एक स्टार्ट में एक फ़ोम का एक ऐड आया था, उसकी प्रोडक्शन में जब मैं गया तो आई वाज लाइक कि मेरा काम उसमें कुछ नहीं था, सवाए इसके कि मैं समवट कैमरा वाले बंदे को असिस्ट करने वाले बंदे को भी असिस्ट कर रहा हूँ। लेकिन उस एक्सपोजर से मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे क्लैरिटी होनी शुरू हुई कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, करते करते इस्लामाबाद आ गया। इस्लामाबाद आके मैंने एडवर्टाइजिंग में भी काम करता रहा, कुछ टीचिंग वगैरह भी मैं करता रहा, क्योंकि टीचिंग का कीड़ा समवट आ रहा था दादा की तरफ से शायद, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया था एंड सो ऑन। तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ में ऑन एंड ऑफ पढ़ाना शुरू कर दिया कि इस तरह की जी, ऐसे ही मुझे पता चला जी कहीं सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास जॉब में ये टाइम है कि मैं बीच में घंटा या 2 घंटे ऑफ करके जा सकता हूँ और कंपनी अच्छी है, वो टाइम दे देती है, तो मैंने जाना शुरू कर दिया। तो वो करते करते एक रोज़ क्या होता है, मुझे एनसीए से कॉल आती है कि जी हमें एक एडवर्टाइजिंग में का कोर्स है, उसमें टीचर रिक्वायर्ड है। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी बात है, ठीक है। चला गया, जाके पढ़ाना शुरू किया। पहला दिन था, मुझे आज भी याद है कि मेरी ना टांगें कांप रही थी एज अ टीचर। हाँ, क्योंकि आई वाज लाइक यार एनसीए है, पाकिस्तान का सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है आर्ट्स की तरफ, उसमें मैं पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे वहाँ जाके एक अच्छी चीज़ जो अंडरस्टैंड हुई ना, वो ये हुई थी, जो कि हमें अपनी पढ़ाई में भी फील हो रही होती है, कि हमारे मोस्टली टीचर्स वो होते हैं जिनका मार्केट का बैकग्राउंड नहीं होता, उन्होंने मार्केट में काम नहीं किया होता, उनका वही होता है जो उन्हें थ्योरी हमें पढ़ी है। जो बिजनेस पढ़ाने वाले टीचर थे उन्होंने खुद कभी कभी बिजनेस बिजनेस नहीं नहीं किया। किया, एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एडवर्टाइजिंग की तरफ एडवर्टाइजिंग पढ़ाने वाले या डिज़ाइन पढ़ाने वाला जो टीचर है, वो किसी मार्केट में काम नहीं कर रहा। अगर वो फ्रीलांसिंग कर भी रहा है कि जी उसने किसी उसको गोरा कोई क्लाइंट मिला हुआ है, उसके लिए 4 डिज़ाइन बना लेता है, तो मार्केट उसने नहीं देखी, वो बच्चे को एक्सपोजर क्या दे रहा है। ठीक है, नो डाउट मेरे सीनियर्स जो टीचर्स थे, एचओडी वगैरह, उन्होंने मार्केट में काम किया हुआ था, तो मुझे उससे ही आइडिया हुआ कि यार बच्चे निकल रहे हैं, हर साल बच्चा निकल रहा है, लेकिन उसको इस्लामाबाद जैसी मार्केट में या पिंडी जैसी मार्केट में क्रिएटिव काम करने का माजन नहीं मिल पा रहा। पहला थॉट ये आया कि यार मुझे ना एक स्टूडियो स्पेस क्रिएट करनी है जहाँ पे बच्चे को क्रिएटिव काम करने का मौका मिले। ओके। दूसरा मैंने गैप ये देखा, जो आज भी गैप है, कि आप किसी भी कंपनी में जाओ ना, वो कहते हैं हमें 6 महीने का या साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आई थॉट मैं वो वाली जो स्पेस है ना उसको फिल करता हूँ, फिल ठीक है। और उसमें ये करता हूँ कि बच्चों को 6 महीने या साल एक्सपीरियंस देता हूँ, उसके बाद वो 6 महीने बाद मुझे छोड़ के जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाए, ठीक है। उस फेज़ के अंदर ना मुझे नहीं पता चला मेरी कंपनी बननी शुरू हो गई। अच्छा। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल इस थॉट से नहीं आया था कि मैंने कमाना है। खैर आपने क्रिएटिव एजेंसी शुरू कर दी, ठीक है, जिसमें लाइक आपने कहा 5-6 महीने के लिए आओ पाओ ना हो जाओ, एंड और आपको एग्जैक्टली स्टार्ट में यही था। और उसके बाद जो है ना क्रिएटिव एजेंसी जो है ना वो आपकी एक बन गई, जिसमें आपने लोगों के लिए एड्स बनाना शुरू कर दी एक्चुअली में। क्रिएटिव स्टूडियो स्टार्ट किया था। तो स्टूडियो का थॉट ये था कि आमतौर पे आर्ट स्टूडियोज़ होते हैं, ठीक है, या जिस तरह यूनिवर्सल स्टूडियो हो गया, हॉलीवुड स्टूडियो हो गया एंड सो ऑन। तो वो उस चक्कर में ना नाम ये रख दिया कि जी बिन दाऊद स्टूडियोज़, और बस स्टार्ट कर दिया। और मैंने दाऊद आपके वाले साहब का नाम? हमारे साहब का नाम है, तो आई वाज लाइक यार अपने अब्बा को एक, अब्बा का नाम रोशन करते हैं। हाँ, नाम रोशन करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी काम है, बचपन से बताया जा रहा है। तो उसको मैंने ज़्यादा सीरियस ले लिया, तो उस पर काम शुरू किया। एक टाइम ना हुआ, एक रोज़ एक क्लाइंट की कॉल आई कि जी मैंने आपका फलाना काम देखा। उनका अच्छा ठीक है, तो हमें अपना काम करवाना है, ठीक है। अब ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का पहला क्लाइंट था मेरे पास। अब वो आ गया, उसने आके कहा, मैंने उसको ऐसे ही ना अपनी तरफ से ऐसे उसको एक अमाउंट बोल दी, रैंडम। हाँ रैंडम, आगे आपको ये भी नहीं पता कि कि प्राइसिंग कैसे मार्केट की करते प्राइसिंग हैं, क्या चल रही है, क्या क्या चल रही है, रेट हाँ। चल रहा है और कैसे, हाँ ठीक है। तो उस टाइम पे फिर करते करते ही हुआ कि हमने कुछ कंटेंट वीडियो का ऐसे ही बनाना शुरू किया। तो उसकी देखा देखी एक और क्लाइंट आया। वो दूसरा क्लाइंट जो आया, वो जो उसको एक अमाउंट बोली थी, उससे कुछ उसको 50% बढ़ा के अमाउंट बोली। उसने कहा ठीक है जी डन। ये तो बहुत सही है। हाँ। उस दौरान ये हुआ कि मुझे जब प्रोजेक्ट्स आते रहे, चीज़ ग्रो होती रही, एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, कोविड आ गया, तो एकदम से मार्केट में शोर, किसी को नहीं समझ आ रही हो क्या रहा है, क्या मामला हैं ये वो। एंड उस टाइम पे मेरी टीम जो है ना कोई 28 लोगों पे पहुंच गई थी। ओह माय गॉड। और 28 लोगों की सैलरीज थी। 28 लोगों की सैलरीज, मिनिमम सैलरी भी किसी की अगर थी तो 40,000 थी। डैम। अब जब मैंने पहली दफ़ा काम स्टार्ट किया था ना, वो किया था अपने ड्राइंग रूम से। 2 साल की एफ़र्ट के बाद ना, मैं तकरीबन 2 या 3 साल की एफ़र्ट के बाद मैं घूम के उसी ड्राइंग रूम में वापस आ गया। जो दुनिया का बड़े से बड़ा नाम है, बेशक हम वो बड़ा नाम नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करें तो शायद कुछ ना कुछ बन जाए। तो मैंने उस टाइम पे ना दुनिया के बड़े नाम रिलेटेड टू आवर फील्ड पढ़ना शुरू किए
चाहे वो मार्क जकरबर्ग है, चाहे डेविड ओगिलवी है, या जो ओगिलवी एजेंसी के फाउंडर, या स्टीव जॉब्स है एंड सो ऑन। तो जब मैंने उनकी लाइफ को पढ़ा, उनकी फिल्म्स जो हैं वो टॉरेंट से उठा के देखी, तो मुझे ना उस टाइम ये हुआ कि यार इन सारों की ज़िंदगी में 4-5 दफ़ा एक ज़ीरो पे गए हैं ये, हाँ ठीक है, और फिर उठे हैं। वहाँ आई डिसाइडेड कि नहीं यार बहुत हो गया। तो वापस स्टार्ट करने पे ये हुआ कि यार अब क्या करना है, क्लाइंट पकड़े जाएँ ये वो। तो उस टाइम में रियल एस्टेट उठना शुरू हुआ। रियल एस्टेट के जो क्लाइंट थे वो कुछ आना शुरू हुए, कुछ प्रोजेक्ट्स हुए ये वो। अच्छा, ये आपने एक छोटा, पता नहीं मैं राइट डायरेक्शन में बात लेके जा रहा हूँ कि नहीं। आपने पूछा किस तरह बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, क्या होता है। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि क्योंकि हम बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो हम बहुत छोटा सोच रहे होते हैं। तो मुझे ये फील होता है कि राइट चीज़ें दो हैं। एक ये है कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, जो आपकी कॉस्ट आ रही है ना किसी भी चीज़ की, उसका अगर 3 गुना आप चार्ज कर लेना क्लाइंट को, तो आप अर्निंग पोजीशन में होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक वाइल्ड कार्ड फेंक के देखेंगे क्या होता है। तो यूजुअली ये हुआ है कि जब भी वाइल्ड कार्ड फेंके ना काम चला है, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है, हम आपको फील होने लग जाता है, मार्केट में लोग कहते हैं नहीं यार ऐसे बड़े महंगे ना। मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि एक टैग लग जाता है आपके कि बिंदाउस बहुत महंगी है। लेकिन महंगी अगर है और मैं अगर अपने काम को हलाल कर रहा हूँ तो फिर ठीक है। तो मेरी मोस्टली कोशिश ये रही है कि मैं अपने एंड से क्वालिटी कंटेंट इस लेवल पे दूं कि क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहे। एक बात बताता हूँ आपको, चूँकि हम भी छोटा मोटा एक आप कर रहे हैं, एड शेयर्स हम बना रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि जब हमें मर्जी के पैसे मिल रहे होते हैं ना क्लाइंट से, राइट, हमने कहा इतने पैसे लगेंगे, क्लाइंट कहता है ठीक है डन, लेकिन मुझे काम चाहिए। तो वो अंदर से जो है ना, अंदर से वो क्लाइंट वो निकल रहा होता है यार इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है, इसने ना मुंह मांगे पैसे हमने जितने कहे हैं उतने में डन किया, इसने कोई इसने रियायत नहीं करवाई, तो अब जितना हमने देना होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है इससे ज़्यादा दें, राइट, ताकि एक उसको जाए यार मैंने अगर पैसे इसको दिए हैं मुंह मांगे तो मुझे वैल्यू से ज़्यादा मिला है। फिर दर्जन 12 का तो हम 13 का कर देते हैं, 14 का कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यार एक अच्छा रिजल्ट जाए, राइट। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ब्रांड वाले लोग जिनके पास बड़ा बजट होता है ना, ठीक है, और आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए वो एक छोटी सी एक अमाउंट होती है जिनको हम अपना कह रहे होते हैं हमारा हक है। लेकिन सम कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिनके लिए वो बहुत बड़ी रखें, लाइक दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी अपनी तरफ से, इसलिए वो बिकम वेरी कॉन्शियस आफ्टर इवन के वो हम कॉस्ट भी इनकी कम कर देते हैं, जो भी कर देते हैं, लेकिन वो अगेन कॉन्शियस होकर वो हमारा एक्सपीरियंस भी बैठ जाता है, तो वो चीज़ हम जो चाह रहे होते हैं ना वो भी निकल के सामने नहीं आती है। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? जो क्लाइंट आपकी मर्जी की अमाउंट पे करता है ना, आपको बड़ा मज़ा आता है उस पर काम करने का, और वाकई यही है। माइक थोड़ा अब वो मर्जी, अच्छा मर्जी की अमाउंट समटाइम्स जो है ना वो हमारी, वो क्लाइंट को ये लग रहा होता है कि ज़्यादा है, जिस क्लाइंट को वो यूजुअली शायद ज़्यादा आगे नहीं देख रहा होता। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ चीज़ियस की, तो जिस टाइम चीज़ियस मेरे पास आया ना, तो उससे पहले वाले भी जो ब्रांड थे मैं उन पे भी बहुत अच्छी एफर्ट पुट कर रहा था, जिसकी बेसिस पे चीज़ियस आया। अब जब चीज़ें आया तब 4 आउटलेट्स थी उनकी, कुछ ज़्यादा इतना नोन नहीं था, लेकिन अच्छा जा रहा था, प्रोडक्ट में जान थी, सब कुछ था। लेकिन जो 2 चीज़ें मुझे सॉलिड लगी ना ब्रांड की या बिज़नेस की, वो ये थी कि जी जो बंदा ब्रांड को ओन कर रहा है ना, उसका विज़न बहुत नेक्स्ट लेवल है कि वो अपने ब्रांड को कहाँ लेके जाना चाहता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि वहाँ लेके जाने की एक कॉस्ट है, और अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है तो आपकी कॉस्ट पे करेगा। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ बहुत अंडर वैल्यूड प्राइस पे काम कर रहा हूँ एज वी स्पीक, लेकिन वो उनके साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनमें वो वाला विजन दिखाई दे रहा है जो मुझे फ़हीम साहब या इमरान साहब में दिखाई दिया था जब मैंने चीज़ेस ज्वाइन किया। जब हमने चीज़ेस पे काम स्टार्ट किया तो उन्होंने एक पॉइंट पे आके ये तक कहा कि यार बात ये है कि ये जो अमाउंट हम आपको पे कर रहे हैं ना, अगर आपको नहीं लग रहा कि ये जस्टिफाइड है 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, तो अब आगे बताओ और कितने चाहिए। ठीक है, बड़ी बात है, आमतौर पर क्लाइंट इस तरह नहीं करता। एंड आई वाज लाइक यार खैर है इनको क्या मतलब। एंड ही वाज लाइक यार हमें ब्रांड बनाना है, आपकी एफर्ट हमें 110% चाहिए। एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरी फैमिली जानती है, मेरे कोलीग्स जानते हैं, मैंने कोशिश यही की है थ्रू आउट पास्ट 3 years कि मैं 100% क्या 200% देना पड़े मैं दूँ, वो दी है। मतलब कि ये हालात है कि मैं अपनी शादी के बाद हनीमून पे नहीं किया कि यार नहीं चीज़ें से अफेक्ट हो रहा है कसम से। चीज़ें के पीछे अपना हनीमून छोड़ दी। हाँ वाकई ऐसे हुआ। एंड वो
ये सूरत हाल रही है। अच्छा, मैंने रिसेंटली मुझे पता भी चला था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ ख़त्म हो गया ड्यू टू सम कुछ दरमियान में कोई मैनेजर चेंज हुआ या कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई कि उस बंदे ने आके आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ख़त्म करवा दिया, किसी और के साथ करवा दिया। और अभी राइट नाउ जो है ना उनके जो पेज के हालात हैं जो पहले एक ज़माने में राइज पर थे, अब वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रही सोशल मीडिया मार्केटिंग में। अच्छा इज़ इट ट्रू? हाँ, इट इज़ ट्रू। देखिए, दो किस्म के मामला हैं। एक ये है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट का ये है कि लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, जो कि पहले चीज़ें जिनसे पहले काम करा रहा था हमारे पास आने से पहले, वो भी यही था कि सोशल मीडिया इज़ नॉट ई कॉमर्स, सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ सोशल मीडिया, ये नैरेटिव बेसिकली नैरेटिव है। आपने वहाँ पे आपको सोशलाइज करना है लोगों के साथ। अब एक बंदा है, अगर मतलब फॉर एग्जांपल उमर सलीम है, अगर उमर सलीम के नाम में जो वाइब है या उमर सलीम का जो पर्सोना है वो सोशल में नहीं दिखाई दे रहा, तो वो सोशल नहीं है, ठीक है। अब मतलब उमर सलीम की अगर तबीयत फ़नी है और वो वहाँ पे बड़ा कॉर्पोरेट, नहीं जी मैं तो बड़ा महज़ब आदमी हूँ क्योंकि मेरे नाम के साथ शेख भी लगता है, तो मैं तो नहीं। अब नाम चीज़ी है तो कंटेंट चीज़ी होगा, हाँ, ठीक है। अब कंटेंट चीज़ी होगा तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, लोगों के साथ चेप होंगे। हाँ, इस हद तक चेप होंगे कि मतलब कोई अगर आपसे पूछे कि यार आप मुझे डिस्काउंट क्यों नहीं देते, तो आगे से कहेंगे मोहब्बत में शर्तें जायज़ नहीं दोस्त। अब ये चीज़ ब्रांड नहीं कर पा रहा, ये कुछ थीम बेस्ड कर मुख्तलिफ रहे हैं हम चीज़ें उसको। हाँ, बहुत सारी चीज़ें इस तरह आ जाती ना। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, इट्स अबाउट कि आप जब एज एजेंसी किसी को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आप उसके डिजिटल पार्टनर बन रहे हैं। और ना सिर्फ डिजिटल पार्टनर बन रहे हैं, आप उसके क्रिएटिव पार्टनर बन रहे हैं। और क्रिएटिव पार्टनर के साथ आपने स्ट्रेटजी अगर नहीं लेके आ रहे, तो आप सिर्फ क्रिएटिव है, स्ट्रेटजी कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इन चीज़ों पे जब आप एज एजेंसी काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि आज की मेरी पोस्ट क्या जाएगी या मेरी आज की स्टोरी क्या जाएगी, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ जो सेठ है वो खुश होना चाहिए कि यार देखो मेरी डेली की तस्वीर पोस्ट लगी जा है, रही है, हाँ, डेली की बड़ा स्टोरी मज़ा जा रही आया, है, हाँ। ठीक है। ये मज़े देने हम नहीं बैठे हुए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा स्टार्ट से ये रहा है कि यार मैं उनको पोस्ट गिनाने नहीं बैठा हुआ, मैं उनको ये गिनवाने नहीं बैठा हुआ कि देखें आपकी तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है कि जी ऑनर ऑफ चीजियस डिड दिस, ठीक है। किसी को नहीं पड़ी कि ऑनर ऑफ चीजियस डिड दिस, ठीक है। लोगों को पड़ी है ब्रांड ने क्या किया। एक ब्रांड को क्या चीज़ बड़ा ब्रांड बनाती है? फॉर एग्जांपल हम इसमें पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे थे, आपने अभी बात की कि मुझे पर्सनल ब्रांडिंग पे मैंने काम नहीं किया और मेरी गलती बिल्कुल, थी। हाँ। हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए और उस पर भी काम करना चाहिए, राइट? एक तो मुझे थोड़ा सा इसका बताएं। और एक कोई आम रेस्टोरेंट है जो कि अब एक ब्रांड बनना चाहता है, तो क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने चाहिए? एक छोटा बिजनेसमैन के वाले से बात कर एक रहा हूँ। मैं ना बात यहाँ पे सिर्फ ये इसका पार्ट ही है समवट इस बात का, कि होता ही है ना कि जो मैंने आपको चीज़ मेन बताई है वो ये है कि अक्सर मेरे से सवाल किया है बहुत सारे ब्रांड्स ने कि जी आपने कैसे रोल प्ले किया चीज़ इसकी सक्सेस में। तो मैं उसमें ये कहता हूँ कि यार देखें, मेरे एंड पे था मार्केटिंग या क्रिएटिव डिजिटल का कंटेंट, वो मैंने अपने एंड से हाई एंड देने की कोशिश की और उसमें कॉल टू एक्शन रखा जिसकी वजह से कन्वर्जन आए। लेकिन जो मेन चीज़ सबसे पहले मैटर कर रही है, जो मैंने आपको बताया, वो ये है कि जो बंदा ब्रांड को ओन कर रहा है ना, उसका विजन बहुत बड़ी चीज़ है कि उसने एज अ विजनरी पर्सन अपने ब्रांड को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। अगर वो ये सोच रहा है ना कि यार आज मेरी एक दुकान है, मैं चाहना 10 दुकानें हो जाए ताकि मैं जो है ना आज लाख कमा रहा हूँ तो 10 लाख कमा लूँ, तो वो विज़न नहीं है। अगर बंदे का थॉट है ना, जो कि वाकई चीज़ेस के ऑनर्स का थॉट है कि हम चीज़ेस को पाकिस्तान का उस लेवल का ब्रांड बनाना चाहते हैं कि ये कल को पाकिस्तान से बाहर कहीं जाए तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और इसी चीज़ ने जब मुझे ये विज़न दिखाई दिया है तो आई थॉट कि यार ये प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड वाली लाइन बनती है यहाँ पे इसके साथ जुड़ना, ठीक है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ी। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि यार जो उसकी टीम है ना, वो किस हद तक ब्रांड को ओन कर रही है। उसमें भी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आपका टीम ब्रांड की कल्चर को, ब्रांड की विज़न को या उसकी मिशन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर ले, तो इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन पे हैं। अब जब ये आपका ऑपरेशंस आपका अलाइन हो गया, आपका विज़न अलाइन हो गया, तो अब तीसरी चीज़ आ जाती है मार्केटिंग, जिसने उसको दुनिया तक पहुंचाना है कि यार ये हमारा विज़न है, ये हमारी प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हम आपको, हमारा ऑपरेशंस क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, आपको सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेगा, सब प्रोवाइड करेगा, चाहे सर्विस है, चाहे ऑपरेशन है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है। तो तीसरी चीज़ मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग पे आप स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग जो मसला है मार्केट का सबसे बड़ा, वो ये है कि वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे
कि बड़े से बड़ा ब्रांड पेप्सी है, कोक है, जो भी है, हमने इन ब्रांड्स को पिछले 6 महीने में या साल में कितना गिराने की कोशिश कर ली है। एज अ नेशन बात कर लें, बाइकआउट करके बाइकआउट करके या जो भी चीज़ कर लें। लेकिन आज अगर वो बड़ा ब्रांड 1 महीने की कैंपेन करके वापस आ सकता है तो उसकी वजह मार्केटिंग है, या उसकी मार्केटिंग एजेंसी है, या उसकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी है जिसकी बेसिस पे वो वापस आ रहा है। और वो उस पर कितना पैसा लगा रहा है वो मैटर कर रहा है। अब वो पैसे की डिवीजन ये बड़े ब्रांड्स किस तरीके से करते हैं, ये छोटे ब्रांड को अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं दी। कि फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं यार मैं महीने के एंड पे 10 करोड़ रुपया लगाऊं, तो क्या आपने वाकई प्लान किया है कि 10 करोड़ कमाने के लिए मुझे 2 करोड़ इन्वेस्ट करना है मार्केटिंग पे? ये मसला है सबसे बड़ा। तो अगर परसेंटेज की बात करें, व्हाट इज़ द राइट परसेंटेज आपके ख्याल में कि इतने परसेंट हमें सेल्स का या इतने परसेंट हमें मार्केटिंग में लगाना चाहिए? हाँ, क्योंकि मैंने सुना है बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं, कह रहे 70% को लगा देते हैं। नहीं 70% तो नहीं लगाते। मार्केटिंग बजट का बड़े से बड़ा ब्रांड भी जो है ना यूजली अपनी मार्केटिंग का जो बजट है, अपनी सेल्स का, अपनी रेवेन्यू का जो बजट उसमें से वो लगाते हैं वो 20% होता है। अच्छा। या 25% होता है, ठीक है। लेकिन वो 25% उनका साल के पहले डिसाइड होता है कि फॉर एग्जांपल हमें जी जनवरी है, हमने इस साल के एंड पे जाके इतना रेवेन्यू करना है। उसके हिसाब से वो ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं कि यार अगर हमें इतने करोड़ टच करना है ना तो हमें इतने करोड़ मार्केटिंग पे लगाना है। एक बजट डिसाइड हो गया। हाँ, अब वो बजट आपने मार्केटिंग एजेंसी को बता देना है कि यार हमने इतना लगाना है, इसमें से इतनी आपकी फ़ीस है, इतना हमने मीडिया बाइंग पे लगाना है। अब वो मार्केटिंग फ़ीस जस्टिफाई करती है कि ब्रांड की एजेंसी आपके पैसे को राइट वे में यूटिलाइज करके लगाए। अच्छा, एक और बात बताएं कि एक तो आपकी है ना क्रिएटिव एजेंसी है, अभी आजकल जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काफ़ी ट्रेंड है और इससे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो समहाउ आपकी जो क्रिएटिव एजेंसी है वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ एज अ वो पीआर एजेंसी भी काम कर रही है। और आपको क्या लगता है कि आप एक तरफ इतनी एफर्ट करके एक बड़ा सारा वो लाइक एलेक्सा कैमरा ले लें, यार चले नॉर्मल कैमरा भी ले लें, कंटेंट क्रिएशन वाला कैमरा भी लेके इतनी प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन करके को हफ्ता शूट करके एडिट करके आप एक कंटेंट डाल रहे हैं, और एक तरफ एक इन्फ्लुएंसर है वो जाके सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाता है, ये देखिए मैं यहाँ आया हूँ, और वो पैसे भी कम ले रहा है लेक्चर से। तो हाउ डू यू कंपेयर दोज बोथ थिंग्स? आपकी एक एजेंसी की एड है और एक तरफ इन्फ्लुएंसर की मार्केटिंग है, हाउ डू यू कंपेयर बोथ थिंग्स? और इन दोनों में से कौन सी जो है ना वो क्रिएटर को ज़्यादा वो जो बिजनेस ओनर इसको सूट करती है? मेरे ख्याल से ना इसमें 3 किस्म की चीज़ें हैं। अगर हम कंटेंट इंडस्ट्री की बात करें तो 3 है। एक इन्फ्लुएंसर है या ब्लॉगर उसको कह सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बंदा नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, छोटा ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक है मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। मार्केटिंग एजेंसी है डिजिटल की, या एक क्रिएटिव एजेंसी है जो कि डिजिटल पे काम करी है, एक एजेंसी है जो कि काम करी है इलेक्ट्रॉनिक पे या बड़े लेवल पे, ठीक है, टीवीसीज पे। जो इंडस्ट्री टीवी पे काम कर रही थी ना, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, ठीक है। और वो जाएगी क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस है, उसका विजन उस लेवल का नहीं है, क्योंकि उसने डिजिटल को अडेप्ट नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट श्योर मानना है, क्योंकि हमारे घर पे टीवी नहीं है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट टीवी, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग मोबाइल पर शिफ्ट हो गए हैं, इंटरनेट पर शिफ्ट हो गए, लैपटॉप पर आ गए हैं। सो टीवी, जब न्यूज़ की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं ना, तो बजाय इसके कि 8 बजे आके हम टीवी के सामने बैठे, जब हमें पता हो गया यूट्यूब के ऊपर ये 9 बजे या इतने बजे अपलोड हो जाना है, या तो हम रात को 11 बजे बैठ के देख सकता हूँ, तो टीवी की ज़रूरत एक किस्म की ना बहुत कम हो गई है, इसका यूज़ भी कम हो गया। तो टीवी सीरीज़ की बजाय आई थिंक डीवीसीज अगर अच्छे लेवल पे बनाई जाए, डीवीसीज अच्छे लेवल पे बने तो डेफिनेटली। लेकिन उसमें अब 2 चीज़ें आ जाती हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर है या ब्लॉगर है ना, उसका कंट्रीब्यूशन आपको एज अ सेल्स पर्सन काम करता है, यानी आपकी सेल एक स्पेसिफिक टाइम में अपलिफ्ट हो सकती है उस करेक्टर की बेसिस पे, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डीवीसीज वाला कंटेंट या जो कंटेंट हम बनाते हैं, उसका फ़र्क सिर्फ ये है कि हम कंटेंट बनाते हैं ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लॉन्ग टर्म लास्ट करता है, ठीक है। उसका इम्पैक्ट आगे जाके आता है, उसका इम्पैक्ट आज नहीं आएगा। आप ये कहेंगे जी अच्छा आज इमरान साहब आपने ये कैंपेन चला दी है, मेरी तो सेल नहीं हुई, और ये मोस्टली होता है, ब्रांड्स कहते हैं। अच्छा, एक बड़ा ना इम्पैक्ट पड़ता है जो ग्राफिक आप यूज़ करते हैं, जो कलर स्कीम यूज़ करते हैं, जो ब्रांड के साथ अलाइन कर रही है, और जो उसके अंदर चीज़ें हैं। लाइक अगर आप एक वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर से करवाते हैं मुंशी महल्ले से या वो राजा बाजार से, उसको बोला यार एक डिज़ाइन बना तो वो भी देगा, लेकिन आप जब पेज पर जाके आपको एक प्रीमियम से फील आती है ना, एक
वो बहुत फर्क वो पड़ता ब्रांड है को उससे। अपलिफ्ट करती वो है, ब्रांड को वो अपलिफ्ट करती अपलिफ्ट है, वहीं करती से पता है। लगता है कि ब्रांड कितना स्पेंड कर रहा है या किस लेवल पे जो है ना वो हाँ, चल रहा है चल राइट रहा है, नाउ। बिल्कुल। और वहीं से आपको ये चीज़ पता चलती है कि ब्रांड की लैंग्वेज क्या है, उसकी कम्युनिकेशन क्या है, उसकी कम्युनिकेशन डिज़ाइन में भी दिखाई देती है, उसकी कम्युनिकेशन वीडियो कंटेंट में दिखाई देती है, रील्स में दिखाई देती है। अब वहाँ पे अगर वो ब्रांड एजेंसी को बीच में पार्ट रखते हुए इन्फ्लुएंसर्स के साथ जाता है, तो तब आइडियली फिर काम ये अच्छा होता है कि जी आपको जो कंटेंट मिलता है वो कंटेंट आपका अलाइंड होता है आपकी ब्रांडिंग के साथ, जिसको फिर एज अ लॉन्ग टर्म यूज़ किया जा सकता है एंड सो ऑन। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जैसे यूफोन की एड्स आती थी, ठीक है, हम वी ऑल लव, बिल्कुल, लेट्स एग्री कि उनके उसी जो से एड्स सीखे है, बहुत अच्छी बिल्कुल थी, ऐसे ही। हाँ, राइट। तो वो अभी तक बहुत सारी एड्स हमें याद हैं, जैसे कि वो तेरी मेहरबानी, राइट, इसी तरह की और भी बहुत सारी हैं। तो वो माइंड में रहती थी, ठीक है। तो हम ये तो चीज़ हम निकाल नहीं सकते माइंड से कि जो ह्यूमर है और क्रिएटिव एड है उनका कम्बिनेशन जब आता है किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। तो लेकिन आजकल की जो मैं एड्स देखता हूँ उसके अंदर वो बहुत चीज़ कम मिलती है। स्पेशली इस्लामाबाद की बात करें तो लोग कहते हैं यार यहाँ के लोगों का ह्यूमर थोड़ा डिफरेंट है या है नहीं है या कुछ इस तरह का है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी कम नज़र आती है जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। क्या है आपको क्या लगता है नहीं इस पे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देखें, आपका कंटेंट इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मतलब दूर दूर से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पसंद कर रहे होते हैं, छोटे छोटे गांव में बैठे हुए हैं, बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके कंटेंट में रिलेटेबिलिटी भी है, फ़न वाला एलिमेंट भी है, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ज़रूर दिखाई देती हैं जिससे लोग रिलेट करते हैं। हुँ, वही चीज़ हमने यूफ़ोन के एड्स में देखी, हुँ, जिसकी वजह से हम यूफ़ोन से कनेक्ट किए, और आज भी आपको बहुत सारी यूथ जो कि आज उस टाइम की यूथ आज बड़ी हो चुकी है, हुँ, वो यूफ़ोन पे दिखाई देती है। वजह ये नहीं है कि यूफ़ोन के पैकेजेस कोई अच्छे हैं, वो भी होंगे, ठीक है, लेकिन असल चीज़ ये थी कि ब्रांड ने इस लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट किया, उनकी लाइन ने कन्वे किया कि जी तुम ही तो हो। हुँ, दैट टेल्स कि यार लोग एज ब्रांड लोग समझते हैं कि यार ये हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है। तेरी मेहरबानी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो फ़न कॉन्टेक्स्ट है जो लोगों को इसलिए याद रह जाता है कि आवाज़ चेंज थी, हुँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले का पार्ट लोग रिलेट करते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, हमें प्यारी लड़की दिखाई देती है, पाएँ पाएँ किसी कॉफ़ी वाले पे दिखाई दे, किसी दुकान पे दिखाई दे, एक दफ़ा ताड़ना तो है। ज़रूर दिल करता है कि यार मैं अपनी चाबी घुमाऊँ, ठीक है, हाँ, या मैं उसके पास से होके गुजरूँ एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ, और वो आपको उस टाइम पे एकदम से चीज़ बड़ी अच्छी जा रही है, जा रही है, जा रही है, एकदम से गिरे, बंदा कहता है ये क्या हुआ है, हाँ, ठीक है। और यही चीज़ ऑनेस्टली हमने बहुत ज़्यादा सीखी यूफ़ोन के ऐड से, या इंडिया के, या बहुत सारे और बाहर के ममालिक के ऐड से, कि हमने अपने एड्स में देनी है। हुँ। और आप लोग भी एड्स जो आजकल बना रहे होते हैं उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही होती है, आपके पॉडकास्ट के कंटेंट में ये दिखाई दे रही है, तो यही वो चीज़ है जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है। लेकिन मैंने आज ही अनफॉर्चुनेटली सॉरी, सॉरी मार्केटिंग मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हाँ, कि ह्यूमर इज़ कि वेरी इम्पोर्टेंट, ये एंटरटेनमेंट नीड ऑफ द ह्यूमर। ऑर है। आज मैंने फेविकोल की ऐड देखी, आप भी देखिएगा जाकर यूट्यूब पे, अभी रिसेंटली नई ऐड आई है। तो उसमें बताते हैं कि आपको देखा कि कुछ लोग ना पैदाइशी जुड़े होते हैं, हाँ। ठीक है, आपस में वो जुड़े होते हैं, वो उनके, हम्म। तो वो थे दो लोग बैठे हुए, तो वो सामने तबला पड़ा हुआ था, तो वो दोनों एक तबला उधर से बजा रहे, एक उधर से बजा रहा है, तो बड़ा अच्छा सुर बन रहा है। तो उसका बाप देखता है यार ये तो बड़ा अच्छा टैलेंट है, तुम परफॉर्म करो, ठीक है। अब वो घर से निकल के स्टेज पर आ गए, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, फिर बड़े स्टेज पर आ गए, फिर मुल्क के लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे हैं दो लोग। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने में कि यार ये जुड़े हुए हैं आपस में, उनकी इनकी कितनी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन है और वो सारा कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके परफॉर्म कर रहे हैं, और वहाँ पे जब उनके तालियां बजती हैं ना, तो फिर वो सोचते हैं हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब वो बैक दिखाते हैं उनकी कि दोनों भाई ना खेल रहे हैं, वो कुछ चीज़ मारी, वो ना फेविकोल की बाल्टी में ना वो चीज़ गिरी, दोनों इकट्ठे जाके उसको उठाने लगते हैं, तो वहाँ जुड़ जाते हैं। हाँ। अच्छा। यानी कि पहले दो अलग अलग थे, तो फेविकोल इतना मजबूती से जोड़ता है कि वो सारी उम्र के लिए जुड़ सारी उम्र गए। के लिए जुड़ तो गए। वो एक टैलेंट उनका। अब देखिए कितनी मजे की उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है कि वो जो ग्लू की ऐड है और सारा कुछ। सो अब मैंने देखी है, मेरे जेब में फंस गई है। अब फेविकोल हमारे मुल्क पाकिस्तान में है ही नहीं, है ही नहीं। राइट, बट वी नो दैट हाँ, फेविकोल कि इज जब समथिंग जुड़ने की दैट बात आएगी एग्जिस्ट। तो ब्रांड आएगा ज़हन में। या एग्जैक्टली, तो मैं ये कहता हूँ कि यार दिस इज नीड ऑफ द आर्ट के हम ह्यूमर को ज़्यादा यूज़ करें ताकि एक बड़ा इम्पैक्ट। अच्छा, अभी आपने जो मशहूर ब्रांड है इस्लामाबाद के या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के, कौन कौन से बड़े ब्रांड जिनके साथ आपने काम किया है? काम तो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ किया है। समटाइम्स होता ही है कि बड़े जो बहुत बड़े लेवल के ब्रांड्स होते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते कंटेंट डालना। जो बहुत जितना बड़ा ब्रांड होता है ना, उसके साथ उतने थर्ड पार्टी एजेंसीज जुड़ती हैं। एक है पहली एजेंसी जो उनकी फर्स्ट एजेंसी है, वही वाली बात आ गई कि सेकंड डायरेक्टर फिर थर्ड डायरेक्टर, ठीक है। सही।
सो काम हमने जैज़ के साथ भी किया है, लेकिन एज थर्ड पार्टी। काम हमने मास्टर के साथ भी किया है, थर्ड पार्टी। इस तरह बहुत सारे ब्रांड हैं, मिलर ट्रैक्टर वगैरह, ये इस तरह के बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके लिए काम किया है और ऐसा एक्सपीरियंस किसी क्लाइंट के साथ जो कि आपको सारी उम्र याद रहेगा कि यार ये मतलब बैड एक्सपीरियंस किया कि यार ये काम बड़ा गलत हुआ मेरे साथ, और एक एक्सपीरियंस आपने बताना जो कि बहुत फ़नी गया या बहुत इंटरेस्टिंग था? बड़ा मुश्किल है रिकॉल करना। अच्छा, मुश्किल है। सबसे बुरा एक्सपीरियंस, ये तो आसान होता है। प्रॉब्लम पता है क्या है इस टाइम ना, क्योंकि शायद ये कह लेंगे चीज़ का ठप्पा साथ लग गया तो लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। ठीक है, आज ऐसे ब्रांड्स हैं इस्लामाबाद के जिनको आज से मैंने 5 साल पहले टच किया था और उन्होंने मुझे लिफ्ट नहीं कराई थी। आज वो ब्रांड हैं जो कि पीछे पड़े होते हैं, क्या प्लीज़ हमारे साथ काम कर लो। ठीक है, तो आज शायद ना मेरे एक्सपीरियंसेस व्हेन इट कम्स टू क्लाइंटल अच्छे हैं, क्योंकि इतने इतने वो क्लाइंट देख लिए, फिर शादी हो गई तो आइडिया हो गया कि यार बीवी भी क्लाइंट है। ज़्यादा अच्छा, क्लाइंट मैनेजमेंट इनको की लगता समझ आ है जाती ये है। इनके कहने का मतलब है कि मैं समझता था क्लाइंट्स बुरे होते हैं, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मुझे क्लाइंट्स अच्छे लगने लगे। क्लाइंट्स कितने अच्छे होते हैं यार, मैं तो वैसे क्लाइंट्स को बुरा कहता। अच्छा, क्लाइंट्स याद है कि बीवी बहुत आपने अच्छी होती है लोकल तो मार्केट में भी काम किया और आपने बाहर यूएई में भी काम किया है, फिर आपका क्या प्लान है? पाकिस्तान में कंटिन्यू करेंगे कि बाहर आप फिर भी? देखें, दो किस्म के मामलात हैं। एक ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि पिछले 6 साल अब हो चुके हैं कंपनी चलाते हुए, और पाकिस्तान में प्रोफेशनली काम करते हुए सब समवेयर अराउंड 15 1 साल हो रहे हैं, तो जो लोग जिस हद तक जानते हैं या रिलायबिलिटी वाला मामला आ जाता है, तो उस हिसाब से इस वक्त करेंटली हमारी मार्केट डिमांड अच्छी है। तो समटाइम्स ना मुझे ये वाली चीज़ भी क्लाइंट की रोक लेती है कि यार तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, पाकिस्तान में है नहीं है वो। लेकिन ऑनेस्टली टेलिंग यू कि करेंटली जिन क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ या पीछे भी काम किया है, इंक्लूडिंग चीजियस, जिन्याकी एंड ऑल, यहाँ का क्लाइंट अभी तक मुझे बुरा नहीं मिला। अच्छा, आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, आज मैं और ज़ैफ़ा भी इसी बात को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैं तकरीबन 4-5 साल से मैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, और मेरा शुरू से पेमेंट का जो मोड होता है वो एडवांस होता था। हाँ। वो मुझे एडवांस भेज रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, पेमेंट आ रही है, एंड आई वाज राइट। तो शायद हम स्पॉइल्ड हो चुके हैं, हमें लोकल क्लाइंट से ना बहुत सारे शिकायतें होती हैं। बल्कि ज़ैफ़ा ये बैठा हुआ कैमरे के सामने ये ज़्यादा डील करता है क्लाइंट के साथ। मेरा तो क्रिएटिव काम होता है ना ज़्यादा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, या स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड, तो क्लाइंट्स को ये डील कर रहा होता है, तो ही कैन कंपेयर, मुझे बताता है कि यार गोरे बहुत सही हैं। हमारे जो लोकल क्लाइंट है ना पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि इनका विजन अभी वहाँ तक नहीं है। वो मार्केटिंग वो मार्केटिंग को बजाय इन्वेस्टमेंट के एज एक्सपेंस लेकर चल रहे हैं। जब आप मार्केटिंग को एज एक्सपेंस लेकर चलते हैं ना, तो आपको वो बजट, वो जो मार्केटिंग आप किसी ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, वो दुखता है। जब आप एज ए इन्वेस्टमेंट इसको देखते हैं ना मार्केटिंग को, तो वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हमारी गई है, मुझे बड़ा मज़ा आया, आपसे इंसाइट्स हमने लिए मार्केट के। और जाते जाते आप जो नए लोग हैं, दो तरह के, एक जो आपको अपना आइडियल मानते हैं, यार इमरान भाई जैसा हाँ काम करना है कि यार जिस तरह ये अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसे हमने मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, सॉरी क्रिएटिव एजेंसी बनानी है। ऐसा भी हो। नहीं, बड़े बहुत लोग हैं यार, जो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं ना, लाइक आप काम आपको नज़र आता है तो वो कहते हैं यार हमने ऐसा काम करना है। ठीक है, एक तो आपने उनको मशवरा देना है, ठीक है, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे। दूसरा, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो कि मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, अपनी एक अच्छी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, उनको आपने एक मशवरा देना है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो पहले आप जो है ना उनको बता दें, जो कि आपकी तरह का काम करना चाह रहे हैं, क्रिएटिव लोग हैं, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है और चाहते हैं कि हम कोई क्रिएटिव काम करें, एक मार्केटिंग एजेंसी बनाएं, तो उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। आइडियल वे ये है कि जो लोग भी इस वक्त एजेंसी के में काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, छोटी एजेंसी है, बड़ी एजेंसी है, उसको आइडियली पहले ये करना चाहिए कि वो ब्रांड को अंडरस्टैंड करें। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद अगला स्टेप ये ले कि इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है। अपने माइंड की क्लैरिटी ले ले, उसके बाद काम स्टार्ट करें। दूसरे महीने अगर क्लाइंट को बहुत यूनिक चीज़ मिल गई, फॉर श्योर बता रहा हूँ, वो कहीं नहीं जाता। दूसरा ये है कि लोग चार्ज बहुत कम करते हैं, एजेंसीज बहुत कम चार्ज करते हैं ब्रांड से। चाहे वो एक्टर है, चाहे वो डिज़ाइनर है, चाहे वो कुछ भी है, उसको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो जिस जगह भी जा रहा है, वो जो काम करने जा रहा है, उसका करंट एक्सपोजर के अलावा आने वाले टाइम में उसका एक्सपोजर कितना मैटर कर रहा है। तो ये हमारे साथ थे आज
जबरान भाई, जिन्होंने अपने इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। और इनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि मेरी जो एजेंसी बिन दाऊद है, आपको लगता है ये एक्सपेंसिव है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देयर इज़ अ वे कि आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हम उसका फ़ीस भी चार्ज करेंगे। जैसे होता है ना, एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज करता है, बाद में दवाई पर जाके मेडिकल स्टोर तो ले लो तुम, ठीक है। तो दिस वे यू कैन डू हाँ, दैट। बिल्कुल ऐसे ही, वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस या है। ज़्यादा कंसल्टेंसी भी इनसे आप ले सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो बिज़नेस है इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। कहते हैं कि एक जो क्रैप है, कुछ मट्टी है, वो भी बेची जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गुड मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस पूरे एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ कि आगे हमने क्या करना है और कैसे इसको लेके चलना है। और जबरान भाई के जो हैं वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपना ब्रांड इनके थ्रू प्रमोट करवाना चाहते हैं, या आप इंटर्नीस रख रहे हैं बाय द जी, वे, जी, बिल्कुल आ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल एज आ एन रहे हैं। इंटर्नी आना चाह रहे हैं जबरान भाई के पास, तब भी आप वेलकम। इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डाल दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे बच्चे, आपको बहुत कुछ सीखने इनसे मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन हो तो नीचे आप हमें पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।